गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपका प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन एज्यूम करती है, वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यानी कि जो आपकी एक सिंगल लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी उसमें क्या होता है कि वो आपकी चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर जो निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके आर ग्रुप के साइज़ पे। तो उसमें कौन से दो टाइप हो सकते हैं? उसमें पहला टाइप हो सकता है हमारा अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था वो दिया था लाइनस पॉलिंग ने 1951 में। इसमें ये तब बनता है जब हमारा आर ग्रुप काफ़ी लार्ज होता है, यानी कि आर ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोटीन है वो अज्यूम करेगा अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये बनती हैं किसके बीच में? कार्बोनिल ऑफ वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड NH ऑफ फोर्थ अमाइनो एसिड रेसिड्यू। यानी कि फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और उसके बाद फोर्थ अमाइनो एसिड का NH ग्रुप के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, यानी कि विद इन मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है इसमें, तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल अप हो जाती है स्पाइरल स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। आपका दो टाइप के अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो हमारा जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से। इसी को हम 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है 3.613 हेलिक्स बोलने का? कि जो हमारी हर एक टर्न होती है उसमें होती है, एक टर्न में आपके अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और उसमें से क्या होता है कि एक 13 मेंबर की रिंग बनती है। जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है, आपकी 13 मेंबर की रिंग बनती हैं, जिस इसकी वजह से इसको 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं आपके केराटिन, मायोसिन। जो एक डायग्राम आपको राइट हेलिक्स का बना रखा है, इसमें क्या होता है कि, और ये एक गूगल से आपका ये डायग्राम है, तो यानी कि हर एक टर्न पे आपके अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं, और आपके फर्स्ट कार्बन कार्बन पे और फोर्थ आपके अमाइनो एसिड के NH ग्रुप के बीच में आपकी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका कलर्ड डायग्राम है आपके अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। उसके बाद आप आता है सेकंड जो टाइप हो सकता है, वो हो सकता है आपका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी लाइनस पॉलिंग ने ही दिया था 1951 में। इसमें क्या होता है, जब आपका हमारा आर ग्रुप या तो हाइड्रोजन होता है ग्लाइसिन के केस में, या फिर आर ग्रुप स्मॉल होता है, तो उस टाइम पे हमारा मिलता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो जनरली फ्लैट होती है, और उसमें क्या होता है, फ्लैट होने की वजह से उसमें क्या हो जाते हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन और NH ग्रुप दूर दूर हो जाते हैं थोड़े से, जिसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो ये चेन होती है इनके बीच में होते हैं आपकी जो आपकी जिगजैग चेन हमारी बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो साइड बाय साइड लाई करती है। और एक चेन आपकी उसके दो नेबरिंग चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ हेल्ड होती है। ठीक है, आर ग्रुप का साइज स्मॉल टू मीडियम होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉन्ट्रैक्ट करती है सो दैट जो आपका आर ग्रुप है उसके लिए स्पेस बन सके। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी शेप ऐसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो कॉमन एग्जांपल हो सकता है कि घर में जो पर्दे होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो उनकी जो शेप होगी वो बीटा प्लेटेड शीट के जैसी ही होगी, मतलब। ठीक है, और या फिर हम पेपर को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद उसको हल्का सा खोल देंगे तो भी जो उसकी शेप बनेगी वो भी कैसी रहेगी, हमारी बीटा प्लेटेड शीट की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि प्लीटेड शीट बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो हेल्ड होती है, और उसमें जो आपका डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ऑल्टरनेट अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में। ठीक है, ये आपका डायग्राम बना रखा है हमारे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का, जिसमें आपका जिगजैग पैटर्न आप देख रहे हो। इसमें क्या होता है, जिगजैग होने की वजह से आपके अमीनो एसिड थोड़े थोड़े पास में आ जाते हैं, और आर ग्रुप को भी स्पेस मिल जाता है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल इसका फाइब्रोइन है। ये आपकी बीटा प्लेटेड शीट या तो पैरेलल भी हो सकती है और ये एंटी पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल जब आपकी बीटा प्लेटेड शीट होगी, यानी कि उसमें क्या रहेगा कि आपका
जो हेड होगा हमारी चेन का वो दोनों के दोनों सेम साइड में रहेगा, ठीक है। यानी कि आपकी वो साइड बाय साइड लाई करेंगी और आपकी क्या हो रहा है कि एक ग्रुप सेम टाइम पीरियड के बाद रिपीट होंगे और कार्बन कार्बन में और अगले वाले के NH के बीच में क्या रहेगी, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब एंटी पैरेलल होगी तो उसमें क्या होता है कि जो R ग्रुप हो सकते हैं वो सेम, वो मतलब डिफरेंट साइड पे हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि मतलब जो आपके एटम्स होते हैं वो साइड बाय साइड लाई नहीं करते हैं। यानी कि इसमें आप ध्यान से देखोगे क्या पता चलेगा आपको कि कार्बन कार्बन के सामने कौन सा ग्रुप है, NH है, जबकि पैरेलल में क्या था, कार्बन कार्बन के सामने कार्बन कार्बन था, NH के सामने NH था। तो इसी तरह से ये आपका डिफरेंस होता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में, ठीक है। तो इसमें इसका डायग्राम हमें नीचे दे रखा है, तो हम ये देख लेते हैं पहले। ये हमारी बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर, इसमें हमने पैरेलल शो कर रखा है एंड एंटी पैरेलल भी शो कर रखा है। जब पैरेलल रहेगी तो उसमें क्या होता है, एन टर्मिनल के सामने एन टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल के सामने सी टर्मिनल होगा। लेकिन जब एंटी पैरेलल होगी तो उस केस में क्या रहेगा, एन टर्मिनल के साइड बाय साइड क्या लाई करेगा आपका सी टर्मिनल, और सी टर्मिनल के साइड बाय साइड क्या लाई करेगा आपका एन टर्मिनल। लेकिन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक टर्म आती है रैंडम कोयल। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज्यूम करता है तो कुछ प्रोटीन में होता है हमारा अल्फा हेलिक्स होता है, कुछ प्रोटीन्स में हमारा बीटा प्लेटेड शीट होती है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन का कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें ना तो अल्फा हेलिक्स हो और ना ही आपकी बीटा प्लेटेड शीट हो। तो उस स्ट्रक्चर लेस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम कोयल। यानी कि उस जगह पे कोई भी आपका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको हम या तो अल्फा हेलिक्स में या फिर हम बीटा प्लेटेड शीट में मतलब देख सकें, बता सकें कि ये क्या है। तो उसमें जो आपका जो जैसा भी रैंडम स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोल लेंगे रैंडम कोयल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये रेफ़र करता है हमारा कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या होता है कि हमारा एंटायर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो जो 3D स्पेस में जैसे अपने आप को फोल्ड करता है, यानी कि जो उसकी गिवन टेम्परेचर पे, गिवन pH पे जो उसकी एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, उस स्टेट को हम बोलते हैं उस प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। आपका टर्शरी स्ट्रक्चर आपका फाइब्रस प्रोटीन का और ग्लोबुलर प्रोटीन का हल्का हल्का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर होता है आपका थ्रू आउट द प्रोटीन। यानी कि अगर आपका अल्फा हेलिक्स है तो फाइब्रस में क्या रहेगा कि मतलब पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड में आपका अल्फा हेलिक्स ही होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा अल्फा कैराटिन का, जिसमें क्या होता है कि कई सारे अल्फा हेलिक्स एक दूसरे के साथ कोयल हो जाते हैं और वो आपका मोलिकुलर रोप या फिर मोलिकुलर रोड जैसा शेप बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबुलर के केस में होता है, ग्लोबुलर के केस में क्या होता है कि उसमें सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता पूरे मॉलिक्यूल में। यानी कि कुछ जगह पे आपका हो सकता है अल्फा हेलिक्स हो सकता है, कुछ जगह पे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा प्लेटेड शीट बना सकती है और कुछ जगह पे आपका रैंडम कोयल भी हो सकती है। यानी कि उसमें आपकी सारी पॉसिबिलिटी होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में। तो वो जब फोल्ड करते हैं तो वो एक मतलब ऐसी स्फेरिकल शेप बनाते हैं। लेकिन जब वो फोल्डिंग इस तरीके से होती है उनमें उनकी, जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्रोटीन में दो टाइप के पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा पोलर पार्ट, यानी कि जो हमारा कार्बन कार्बन हो गया और NH हो गया, ये आएंगे आपके पोलर पार्ट में, और बाकी होता है नॉन पोलर पार्ट। फॉर एग्जांपल आपका जो अल्फ़ा कार्बन होता है जिसपे क्या रहता है कि हमारा R ग्रुप होता है और हाइड्रोजन होती हैं, वो आते हैं किसमें, हमारे नॉन पोलर पार्ट में। वो डिपेंड करेगा कि R ग्रुप क्या है, वो आपका R ग्रुप पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो वो जो आपकी फोल्डिंग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर प्रोटीन की, वो इस तरीके से होती है कि जो हमारा नॉन पोलर पार्ट होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और जो हमारे पोलर पार्ट होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो पोलर चीज़ें होती हैं, मतलब पोलर जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो डिजोल्व होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट में। तो इस जब फोल्डिंग हुई इस प्रोटीन की तो पोलर पार्ट बाहर आ गए, यानी कि अब वो इंटरेक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ, और हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं इसी की वजह से। और कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं फोल्डिंग में, वो यहाँ पे शो कर रखे हैं। यानी कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है। हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो आपका वाटर लविंग पार्ट नहीं होता। वाटर लविंग पार्ट होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो उसके अलावा जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता वो पार्ट कौन सा होता है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यानी कि इसमें हमें शो कर रखा है यहाँ पे CH3 CH3 जो हमारा R ग्रुप है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको हम बोलेंगे इसका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। उसके बाद दूसरी चीज़ हो सकती है हमारी डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन हो सकता है हमारे दो चेन के बीच में, और या फिर हमारा सॉल्ट ब्रिज बन सकता है, सॉल्ट ब्रिज या फिर आयन, इसी को हम आयनिक ब्रिज भी बोलते हैं। ये किसके किसके बीच में बनेगा, हमारा जो कार्बोक्सिलेट एनाइन है और जो हमारा NH3 पॉजिटिव आयन है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, उससे फॉर्मेशन किसका होगा हमारे सॉल्ट ब्रिज का, या फिर इसको हम आयनिक ब्रिज भी बोलते हैं। और लास्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही सकती है कार्बन कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में और NH के हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे इंटरेक्शन किस में मिलते हैं, जब हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है और वो इसमें फोल्डिंग होती हैं। तो उसमें ये 4 टाइप के इंटरेक्शन हमारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद चलते हैं हम उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। तो अभी तक हमने देखा था जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, कुछ प्रोटीन में क्या होता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो फोल्डिंग करके आपका 3 टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनको हम सब यूनिट या फिर प्रोटोमर्स बोलते हैं। तो जब वो होता है कि हम कितने प्रोटोमर और हैं या ये सब यूनिट हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है ओवरऑल प्रोटीन में, उसको हम बोलते हैं हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हमारे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं या फिर सब यूनिट इनको हम बोल सकते हैं। उसमें से 2 आइडेंटिकल होते हैं अल्फा चेन्स, जिसमें 141 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं हर एक चेन में, और 2 आइडेंटिकल होती हैं बीटा चेन्स, जिसमें होते हैं हमारे 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू ईच। यानी कि हमारी 2 चेन में जो अल्फा चेन्स रहेंगी उनमें होते हैं 141 अमीनो एसिड दोनों में, और एक जो बाकी जो 2 आपकी चेन बची उनमें क्या होते हैं हमारे 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। तो उन चारों मिला के हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके बीच में भी आपके नॉन कोवलेंट फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गए, या फिर वैन डर वाल इंटरेक्शन हो गए। ये हम देख लेते हैं। ये तो था हमारा फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर रोड बनती है, और जो आपकी 2-3 अल्फा हेलिक्स जब मिला के कंबाइन हो जाते हैं। और दूसरा है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल एक स्फेरिकल शेप निकल के आती है जब हमारे फोल्डिंग होती है प्रोटीन की। तो अभी हमने देखा है सभी, सबसे पहले होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि कुछ नहीं होता है, जिसमें क्या होती है सीक्वेंस होती है किसकी, अमाइनो एसिड के चेन की। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो जाती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या तो हमारा अल्फा हेलिक्स बन जाएगा या फिर हमारी बीटा प्लेटेड शीट बन जाएंगी। उसके बाद जब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मतलब फर्दर फोल्ड होती हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो उसमें 2 टाइप का होता है, यानी कि सिर्फ अल्फा फाइब्रस प्रोटीन के केस में हमारा मतलब ये मॉलिक्यूलर रोड बनती हैं या फिर रोप बोल सकते हैं उसको, और ग्लोबुलर के केस में हमारा स्फेरिकल शेप आती है। और अल्टीमेटली जब हमारा एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसमें हमारा क्या बनता है, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। जब वो चारों एक से ज़्यादा चेन हमारी जिस तरीके से फोल्ड होती है उसको हम बोलते हैं उस प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये थे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो क्या होता है हमारा डीनेचुरेशन या फिर रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि डीनेचुरेशन का अपोजिट होता है हमारा रीनेचुरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किससे, हमारे हीट से, मिनरल एसिड या फिर मिनरल एल्कली के, यानी कि टेम्परेचर एंड पीएच अगर हम चेंज कर देंगे प्रोटीन का तो वो उसके चेंज को लेके सेंसिटिव होते हैं।
तो जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं या फिर उसको ट्रीट करते हैं मिनरल एसिड के साथ, तो जो सोल्यूबल फॉर्म होती है प्रोटीन की यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन, वो उसमें कोगुलेशन हो जाता है या फिर उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है किसमें, फाइब्रस प्रोटीन में। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, वाटर इंसोल्यूबल। अब इस कोगुलेशन की वजह से ही क्या होता है कि हमारे जो प्रोटीन, कुछ हमारे एंजाइम होते, जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन ही होते हैं, उनकी अपनी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन जब वो कोगुलेट हो जाते हैं या फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो उनकी वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन होता है जो हमारे वाइट ऑफ एग में प्रेजेंट होता है। जब हम एग को बॉईल करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो डीनेचर होके क्या बना लेता है कि, यानी कि फिर क्या होता है कि एग आपका हार्ड हो जाता है, तो वो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो इस और जो डीनेचुरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है वो होता है हमारा रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि हर एक प्रोटीन का रीनेचुरेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कुछ केसेस में क्या होता है कि डीनेचुरेशन रिवर्सिबल होता है। उसमें क्या होता है कि जब हमने आपका टेम्परेचर या फिर पीएच चेंज करके उसको कोगुलेट किया था, तो अगर हम सेम कंडीशन वापस लगा देते हैं हमारे टेम्परेचर की, पीएच की, जिसमें हमारा ओरिजिनल प्रोटीन स्टेबल था, तो जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, वो रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी जो आपके प्रोटीन की, जो कि लॉस्ट हो गई थी किसकी वजह से, डीनेचुरेशन की वजह से, वो भी रिगेन हो जाती हैं हमारे एंजाइम्स के केस में। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टेड प्रोटीन्स के लिए ही वैलिड है, हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग को बॉईल कर देते हैं तो वो हमारा हार्ड हो जाता है, लेकिन अब हम उसको बेशक ठंडा कर लें, अब एक बार हार्ड होने के बाद हमारा एग कभी भी वापस से पहले वाली स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दे रखा है जिसमें हमारा नॉर्मल प्रोटीन है। जब हमने डीनेचुरेशन किया तो क्या हुआ, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट होगी, और जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर था वो चेंज होकर किस में आ गया, हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम रहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी अल्फा हेलिक्स था या फिर हमारी बीटा शीट थी, वो वापस से किस में आ जाएगी, रैंडम कॉइल हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेम चीज़ें वापस से लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेम टेम्परेचर सेम पीएच मेंटेन कर देते हैं, तो हमारा रीनेचुरेशन पॉसिबल है, जिसमें क्या होगा कि हमारा डीनेचुरेट प्रोटीन वापस से नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगा, और हमारा क्या होगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी रिस्टोर हो जाएगी। तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट ख़त्म होती हैं, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।